नमस्कार दोस्तों, मैं राम सुमेर चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईवी स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन का फंक्शन। पिछली क्लासों की बात की जाए तो हमने हमारी पहली क्लास के अंदर बात कर ली थी नर्वस सिस्टम के डेफिनेशन की, नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। जो हमारी दूसरी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और तीसरी क्लास में हमने बात की थी जो हमारे न्यूरॉन है उसके क्लासिफिकेशन की। अगर नहीं देखिए तो एक बार जाके देख आएं। आज हम बात करेंगे न्यूरॉन के फंक्शन की, कि भाई न्यूरॉन क्या काम करता है। तो हमने न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का तो हमें समझ में आता है कि भाई जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको बना रहा है, लेकिन बात करते हैं फंक्शन की। तो ये फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कि भाई जो ये फंक्शन कर रहा है, जो इम्पल्स को ट्रांसमिशन और जो इम्पल्स का जनरेशन कर रहा है, मतलब नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उसका यही फंक्शन है ना, कि भाई इम्पल्स को जनरेट करो फिर उनको ट्रांसमिट करो। तो ये इम्पल्स का जनरेशन एंड ट्रांसमिशन न्यूरॉन कैसे कर रहा है ये समझेंगे। अगर बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की, तो हमने वो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझा या फिर पढ़ा है कि भाई हमारा जो इम्पल्स है सबसे पहले डेंड्रिट्स के अंदर आएगा, फिर डेंड्रिट्स रिसीव करेंगे इम्पल्स को, और डेंड्रिट्स उस इम्पल्स को रिसीव करके आगे किसको ट्रांसमिट करेंगे, तो सेल बॉडी को करेंगे। सेल बॉडी किसको करेगी, तो एक्सॉन को करेगी। एक्सॉन किसे करेगी, तो एक्सॉन टर्मिनल को, और उसके थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इम्पल्स के जनरेशन के बारे में बात नहीं की, कि भाई इम्पल्स कैसे बनता है, फिर इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। तो उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर बात करें कि भाई जो इम्पल्स का जनरेशन है, इस इम्पल्स के जनरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, या फिर जो ये फंक्शन कर रहा है इम्पल्स के जनरेशन करने का न्यूरॉन, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, मतलब एक और नाम से जानते हैं, वो है एक्शन पोटेंशियल। सर आपका एक्शन पोटेंशियल से क्या मतलब है, या फिर एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए मैं कह दूं कि हमें थोड़ी इसकी टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर बात करें टर्मिनोलॉजी की, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो वर्ड्स डिस्कस करने हैं, उनको अच्छे से समझना है। अगर वो समझ आएंगे तो फिर हमें एक्शन पोटेंशियल समझने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, वो है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेरा मतलब सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल से है, या फिर सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा कुछ वो भारी भरकम से चीज़ नहीं है, बस इतना सा है कि कोई भी पर्टिकुलर सेल है उसके इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, कोई भी सेल है उसके इंट्रा सेल्यूलर, एक मिनट यहाँ पे दिखेगा नहीं ना, ऊपर ले लेते हैं इसको। हाँ, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो इंट्रा सेल्यूलर और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, इसके बीच में जो चार्जेस का डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसको हम बोल रहे हैं सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको हम बोल रहे हैं सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कैसे होता है, तो कोई भी सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, उस सेल का पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल होता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेनली अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंट्रा सेल्यूलर कैटाइन कौन है, इंट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्युलर आयंस कौन है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, सॉरी सोडियम नहीं पोटेशियम। इंट्रासेल्युलर की बात करेंगे तो पोटेशियम, ये पॉजिटिव आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर पॉजिटिव वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं इंट्रासेलुलर आयंस। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वोल्टेज के लिए, या फिर जो भी न्यूरॉन या फिर जो भी सेल बॉडी है या फिर जो भी सेल है, मसल्स है, उनका जो पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे इंट्रासेलुलर के लिए, तो पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अगर वहीं बात कर लें एक्स्ट्रा सेल्युलर की, वहीं बात कर लें एक्स्ट्रा सेल्युलर की, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर हमारा जो कैटाइन है वो तो है सोडियम। जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो कौन है, वो है सोडियम। अगर बात कर ले नेगेटिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो नेगेटिव के लिए क्लोरीन। ये चारों मिलकर, या फिर इन चारों के बीच में जो सामंजस्य होगा, उसको उसकी वजह से बॉडी का या फिर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सेल है, उसके बीच में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर मतलब जो हमने इतना डिस्कस किया, अगर उसको ब्रीफ में बात करें, तो कोई भी पर्टिकुलर सेल है उसके एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर के वोल्टेज डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लिख देते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन
एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पोटेंशियल। ठीक है, जो सेल के अंदर और जो सेल के बाहर जो पोटेंशियल है उसके बीच में जो आयंस का गैप है, जो वोल्टेज का गैप है, उसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अगर बात करें कि भाई जो न्यूरॉन है वो जब रेस्ट के अंदर होता है तब उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट। -70 ये एक मान है और मिली वोल्ट की बात करें तो ये इसकी एक यूनिट है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, वही चीज़ है, बस वो रेस्ट के अंदर है इसलिए हम बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब समझ में तो आ गया हमें कि भाई मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको ही हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं, और जो -70 मिली वोल्ट है किसका है, न्यूरॉन का, क्योंकि अभी हम न्यूरॉन को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब सेल्स का अलग अलग होता है, वो हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड चीज़ की, ठीक है, जो कि है एक्शन पोटेंशियल, जो हमारी हेडिंग थी, एक्शन पोटेंशियल, जिसके थ्रू न्यूरॉन इम्पल्स को जनरेट करेगा और ट्रांसमिट करेगा। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल से हमारा सीधा मतलब है कि सडन चेंज इन पोटेंशियल, जो हमारे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके अंदर जो सडन चेंज होता है उस सडन चेंज को हम बोलते हैं, जो सडन बदलाव होता है, जो अचानक से बदलाव होता है, उस बदलाव को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सडन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर सडन चेंज क्यों होता है, तो इसकी वजह होती है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल भी स्टिमुलाई हो सकता है, या इंटरनल स्टिमुलाई, या फिर बोल देते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। अब जो एक्शन पोटेंशियल है, जो हमारे न्यूरॉन का मतलब क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स जनरेशन का काम है, ये फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, या फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वो अलग अलग फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। अगर इनकी फेजेस की बात की जाए तो हमारी पहली फेज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जहाँ पर सेल अभी रेस्टिंग फेज में है, यहाँ पे से अभी कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। दूसरी फेज होती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, अब जो डीपोलराइजेशन से क्या मतलब है, हमने बात की थी जो सेल का पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट है न्यूरॉन का, अब वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा तो उसको हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे। इसको अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले सारी फेजेस एक बारी लिख लेते हैं। सेकेंड हो गई हमारी डीपोलराइजेशन। तीसरी फेज की बात करें वो हो जाएगी रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, और जो रीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा, तो हाइपर रीपोलराइजेशन। हाइपर रीपोलराइजेशन, जब हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाएगा इसके बाद में जो अगली फेज आएगी वो आएगी रिटर्निंग टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और लास्ट हम डिस्कस कर लेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब बात कर लेते हैं हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जब न्यूरॉन या फिर कोई भी सेल रेस्ट में होती है, हालांकि दूसरी सेल्स के अंदर पावर नहीं होती है कि वो एक्साइट हो जाए, जो हमारी न्यूरॉन और मसल सेल्स होती है सिर्फ वही एक्साइटेबल सेल्स होती है, तो वही एक्साइट हो सकती है। ठीक है, तो इनके अंदर ही फिर वो एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो सबके अंदर ही है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट है। मैंने बताया आपका न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको बताया -70 मिली वोल्ट। अब ये क्यों है या फिर किसकी वजह से है कि भाई -70 मिली वोल्ट ही क्यों, ये पॉजिटिव भी तो हो सकता था, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पर सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटाइन है जो प्रेजेंट, जो पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव के लिए बाहर क्लोरीन है। अगर बात कर रहे हैं इंट्रा सेल्यूलर की, तो इंट्रा सेल्यूलर के लिए हमारे पास पोटेशियम है, और इंट्रा सेल्यूलर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, तो फिर ये -70 वोल्ट क्यों। बात करें वाई की कि भाई क्यों है, तो इसका आंसर होता है कि भाई जो सोडियम पोटेशियम पंप है, पहली तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप क्या वजह बनता है कि भाई जो न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है
और सोडियम प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अलग अलग किस बेसिस पे? अलग अलग इस बेसिस पे कि जब न्यूरॉन का जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये जब फंक्शन कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, आउट कर रहा है सेल से, वहीं 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम का पंप है, इसका क्या काम रहता है? तो ये क्या करता है, सेल के अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकेगा और सेल के बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लेगा। इसकी वजह से यहाँ पे देख लो 3 बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। पॉजिटिव आयन की बात करें तो 3 बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं, तो ये पहला डिफरेंस तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई जो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, ये जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये लीक नहीं करते, या फिर ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सेल के अंदर ही रहेंगे, एक्सचेंज नहीं होंगे, इसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। और अगर तीसरे रीजन की बात करें तो पोटेशियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स, जो हमारा न्यूरॉन है उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होता है। मतलब जो पोटेशियम ये लीकी नेचर का है, तो पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है, जब पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, लेकिन जबकि जो हमारा नेगेटिव है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ये सेल के अंदर उतना ही उतना बना रह रहा है, लेकिन पोटेशियम बाहर जा रहा है। और जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी यही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम अंदर ला रहा है। तो पहला तो यहाँ से डिफरेंस आ गया। दूसरा हो जाएगा कि हमारे जो ये पोटेशियम लीकी चैनल्स है, इनसे जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर जाएगा। और तीसरा हो जाएगा जो हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, वो सेल के अंदर उतने ही उतने बने रहेंगे, ये बाहर नहीं जाते या फिर ये लीक नहीं करते। ठीक है सर, अब तो समझ में आ गया कि भाई इनके अंदर जो चार्ज डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। तो पहली बात तो हमने कर ली कि भाई हमारे ये पोटेशियम लीकी चैनल्स। दूसरी हमारी बात हो गई कि भाई जो क्या प्रोटीन है वो बाहर लीक नहीं होते। और तीसरा हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हमारे न्यूरॉन का जो चार्ज है वो -70 मिलीवोल्ट क्यों है, तो इसका डिफरेंस इन तीनों की वजह से है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी जब सेल या न्यूरॉन जब नॉन एक्साइटेबल स्टेट के अंदर है, अभी न्यूरॉन एक्साइटेड नहीं है, मतलब अभी न्यूरॉन को कोई इंपल्स नहीं मिला है, बाहर से कोई स्टिमुलाई नहीं मिला है, ना अंदर से ना बाहर से कोई भी चेंजेस इसने डिटेक्ट नहीं किए, तब तक ये न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर है, यानी अपना जो जितना इसका पोटेंशियल होता है उसके साथ ये बैठा है। अब जैसे ही इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगा, जैसे ही इसे बाहर से कुछ चेंजेस डिटेक्ट करेगा ये, तब इसके अंदर चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो उन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे डीपोलराइजेशन के अंदर। अब बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन से हमारा क्या मतलब है, जो न्यूरॉन है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर -70 मिली वोल्ट चार्ज है, जिसके पास -70 मिली वोल्ट का चार्ज है, वो अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से या फिर इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से या फिर किसी भी चेंजेस की वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से धीरे धीरे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। -70, -50, -40 करते करते ये लास्ट में +32 +40 तक पहुंच जाएगा। इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन। यानी इन जनरल जो न्यूरॉन का पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है, उससे वो +30 टू +45 मिली वोल्ट के पोटेंशियल तक पहुंचेगा। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन। अब न्यूरॉन जो चेंजेस है उनको डिटेक्ट करेगा और उनके रेस्पॉन्स में क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या है, तो जो हमारी सेल है, जो ये न्यूरॉन है, उसके अंदर हमने बात की थी, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, ये सर सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है सेल के अंदर। ठीक है, तो कितने सोडियम को बाहर फेंक रहा है, तो ये 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है। कितने पोटेशियम को अंदर ला रहा है, तो 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा है। ये तो काम हो गया सोडियम पोटेशियम पंप का। वहीं यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग से। ये तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। ओके, कहाँ जा रहा है, ये तो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, ये सोडियम चैनल हो गया और ये हमारा पोटेशियम चैनल हो गया। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस की वजह से न्यूरॉन के पास स्टिमुलाई पहुंचेगा और वो स्टिमुलाई इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होगा कि न्यूरॉन के अंदर -50 मिली वोल्ट तक का थ्रेशोल्ड देगा। अब ये थ्रेशोल्ड क्या है,
कोई किसी भी चेंजेस की वजह से जो न्यूरॉन के अंदर -70 मिली वोल्ट का चार्ज है, उस -70 मिली वोल्ट के चार्ज को उस चेंजेस की वजह से या फिर उस सिग्नल की वजह से अगर वो चार्ज -55 मिली वोल्ट तक पहुंचा रहा है वो सिग्नल, तो वो न्यूरॉन के थ्रेशोल्ड को रीच कर रहा है। इस थ्रेशोल्ड की वजह से क्या होगा, अब न्यूरॉन के अंदर जो प्रेजेंट सोडियम चैनल्स हैं, जो हमारे मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। उसके ओपन होने की वजह से जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स हैं, जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स है, ये क्या करेंगे, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे पहले से पोटेशियम तो प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव आयन के लिए हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, ये नेगेटिव नेगेटिव, और अति देर तक ये नेगेटिवली चार्ज था क्योंकि इसके पास प्रोटीन ज़्यादा थे नेगेटिवली चार्ज और पोटेशियम कम था उनकी बजाय। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इन सोडियम चैनल की ओपन होने की वजह से जो ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स थे, ये इसके अंदर फटाफट से इन्फ्लक्स होंगे, अंदर जाएंगे। अंदर जाने के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इन्फ्लक्स। तो इन सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, उसकी वजह से जो सेल जो हमारे न्यूरॉन का क्या बोलते हैं आयन या पोटेंशियल था, वो माइनस के अंदर था, वो धीरे धीरे प्लस के अंदर जाएगा और वो प्लस होते होते 30 टू 40 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। +32 +40 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। और जब ये +32 +40 मिली वोल्ट तक को रीच कर लेगा, उस वक्त न्यूरॉन कैपेबल होगा सिग्नल या मैसेज को ट्रांसमिट करने के। यानी -70 मिली वोल्ट का जब चार्ज है न्यूरॉन के पास, तब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, तब ये कैपेबल नहीं है मैसेज को ट्रांसमिट करने के। लेकिन जब ये +32 +40, अगर एवरेज की बात करें, सिंगल वेस्ट की बात करें, तो +35 मिली वोल्ट के चार्ज को गेन कर लेता है, पोटेंशियल को गेन कर लेता है। उस वक्त ये कैपेबल होता है कि ये मैसेज या इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके। और ये किसकी हेल्प से कर रहा है, तो सोडियम की हेल्प से। कौन सा सोडियम, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही इसके पास स्टिमुलाई आएगा या फिर किसी भी चेंजेस की वजह से ये स्टिमुलेट होगा, तो ये क्या करेगा, जो न्यूरॉन के पास जो हमारे सोडियम, जो हमारी ये सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। और इन सोडियम चैनल के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, हमारे ये सोडियम सेल के अंदर एंटर करेगा। और सोडियम मैंने बताया पॉजिटिव आयन है, तो सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज को धीरे 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 कम करके ये पॉजिटिव की ओर लेके जा रहा है। ठीक है भाई, एक जगह पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये पर्टिकुलर स्पेस है, इसके अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा है, फिर नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव जो लोग थे या फिर जो पॉजिटिव इंसान थे, पॉजिटिव थॉट्स के इंसान थे, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जो गेट थे वो बंद थे। और जहाँ पे यहाँ पर एक गेट था, उसमें भी क्या प्रोसेस चल रहा था, जो अंदर पॉजिटिव है उनमें से 3 पॉजिटिव को बाहर फेंका जा रहा था, 2 को अंदर लिया जा रहा था। यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन जैसे इनके पास स्टिमुलाई आता है, ठीक है, या फिर जो पोटेंशियल जो 55 मिली वोल्ट का थ्रेशोल्ड रीच होता है, तो न्यूरॉन स्टिमुलेट होकर क्या करता है, जो सोडियम चैनल है वो सोडियम चैनल ओपन कर देता है। यानी जो सोडियम का गेट है वो ओपन कर देता है, उसके थ्रू सोडियम अंदर एंटर कर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरॉन का चार्ज जो माइनस के अंदर है, जो नेगेटिव के अंदर है, वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी वजह से न्यूरॉन कैपेबल हो जाता है इम्पल्स या मैसेज को ट्रांसमिट करने के। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि सर ये क्या लाइफ टाइम या फिर अभी एक बार ये पोलराइज डिपोलराइज्ड हुआ है, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर था, तब उस स्टेज को हम पोलराइज स्टेज बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर है। ठीक है, और वहीं जैसे ही इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज एंटर हुए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उस स्टेज को हमने बोल दिया डीपोलराइजेशन। अब क्या सर ये लाइफ टाइम एक बार डीपोलराइजेशन होने के बाद में डीपोलराइज्ड रहेगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल से समझ लें, आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, आप 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार घर ही बेटर था। तो वैसे ही न्यूरॉन को लगेगा कि भाई एक्साइट हो गए, अपना जो काम था मैसेज को ट्रांसमिट करना वो कर दिया, अब हमें हमारी अपनी वापस उसी स्टेज के अंदर चलना चाहिए। तो जैसे ही इम्पल्स का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूरॉन वापस से अपनी पहले की स्टेज के अंदर या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। उसके लिए क्या होगा, जो सेल के अंदर मैंने बताया आपको सोडियम पोटेशियम पंप, उसके बाद में हमारा सोडियम चैनल, उसके बाद में जो पोटेशियम चैनल, यहाँ पर पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। और पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से जो सेल के अंदर के पोटेशियम प्रेजेंट थे, जिसके अंदर जो हमारे इंट्रासेलुलर गेटाइन है, जो पोटेशियम है, वो धीरे धीरे वो बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। वो जब बाहर जाएगा, इसका इफ्लक्स होगा,
यानी ये सेल से बाहर निकल रहा है, जब धीरे धीरे पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उन सोडियम का क्या होगा जो अंदर है, उनके भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस रीच करने के लिए फिर रीपोलराइजेशन स्टेज के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल की जगह पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, और पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से जो हमारे सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम प्रेजेंट है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, और सेल से बाहर निकलने की वजह से सेल वापस से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। इस स्टेज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। यानी रिपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन आफ्टर impulse transmission leads to potassium efflux. It causes सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम। एक मिनट वापस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल टुवर्ड नेगेटिव, ठीक है। ये हो रहा है हमारे रिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर। अगली स्टेज की हमने बात की वो है हमारी हाइपरपोलराइजेशन। ये थी हमारी तीसरी स्टेज हो गई, हाँ फोर्थ स्टेज हाइपरपोलराइजेशन। अब भैया जी हाइपरपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हमारी पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे, जो हमारे ये पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे, ये अब एकदम से तो बंद नहीं हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर कैटायन है पोटेशियम है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बाहर चला जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो -70 मिली वोल्ट का चार्ज है उसको रीच करने की बजाय ये इससे भी ज़्यादा माइनस के अंदर चला जाएगा, -80 -90 तक का चार्ज गेन कर लेगा न्यूरॉन। और इस चीज़ को हम बोल रहे हैं हाइपर रिपोलराइजेशन। हाइपर रिपोलराइजेशन की वजह से क्या मतलब है कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर से पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बाहर जा रहा है, उसकी वजह से पोटेशियम क्या होता है एक्सेसिवली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर रिपोलराइजेशन। हाइपर रिपोलराइजेशन, हाइपर रिपोलराइजेशन के बाद की स्टेज हमने बताई थी रिटर्निंग टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सेल के अंदर इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिवेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, जो हमारे बाहर गए थे कौन, पोटेशियम बाहर गया था जब लीकी चैनल ओपन हुए थे, ठीक है, जो पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे हमारे रिपोलराइजेशन स्टेज के अंदर, यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहे थे, इनको तो ये तो रुक जाएंगे बाहर जाना, ठीक है, क्योंकि अब हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज रीच कर चुके हैं, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जा चुके हैं, तो न्यूरॉन को लगेगा नहीं मुझे अपनी स्टेज में वापस आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम चैनल स्टार्ट हो जाएंगे या फिर ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। उसके अंदर ये क्या करेंगे, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे, जैसे कि हमने पहली बात की थी कि भाई 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं और 2 पोटेशियम को अंदर ला डालेंगे सेल के। तो 2 पोटेशियम सेल के अंदर आ रहे हैं, सॉरी सोडियम नहीं पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम सेल के अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। 2 पोटेशियम सेल के अंदर 3 सोडियम बाहर, ऐसे करके ये वापस से अपनी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की स्टेज है उसको वापस से अचीव करेगा। तो आज हमने डिस्कस किया भाई जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है। जो ये प्रोटीन है ये सोडियम से ज़्यादा है, इसकी वजह से जो हमारे न्यूरॉन का इन रेस्टिंग स्टेज जो हमारा चार्ज है वो -70 मिली वोल्ट है, और बाहर कौन है तो सोडियम प्रेजेंट है, और सोडियम के अलावा कौन है नेगेटिव चार्ज के लिए तो क्लोरीन प्रेजेंट है। अब जब ये नॉर्मल की कंडीशन है, जब सेल के अंदर कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा, न्यूरॉन सेल के अंदर कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा, उसके अंदर ये माइनस या फिर सॉरी नेगेटिवली चार्ज है, माइनसली नहीं नेगेटिवली चार्ज है। अब जब ये डीपोलराइजेशन की स्टेज होगी, इसके अंदर क्या होगा, सोडियम लीकी चैनल्स ओपन हो जाएंगे, उसकी वजह से जो हमारा सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर एंटर करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की एंटर करेगा, और उसकी वजह से हमारे सेल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, कैपेबल हो जाएगी इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे ही इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगी तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल से क्या होगा, जो हमारा इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम है वो धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से या फिर जो स्टेज आएगी उसको हम रिपोलराइजेशन बोलेंगे। रिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद भी ये जो पोटेशियम चैनल
दौरान से ऑफ नहीं हो रहे और कंटिन्यू पोटेशियम का इफ्लेक्स चल रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से हाइपर रिपोलराइजेशन की स्टेज को रीच कर जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा भाई, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, क्योंकि सोडियम तो बाहर से आया था, हमें हमारी सेल का इंटरसेलुलर केटाइन नहीं है। इंटरसेलुलर केटाइन की बात करें तो वो तो पोटेशियम है, तो 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर करेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि फिर से -70 मिली वोल्ट का चार्ज गेन नहीं कर लेता न्यूरॉन। ये था इसका एक्शन पोटेंशियल का स्टेप। इसके बाद में एक स्टेज आएगी जिसके मैंने आपसे बात की थी, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये क्या नया चीज़ है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड से हमारा मतलब है कि इस चीज़ के अंदर न्यूरॉन रेस्ट करेगा। न्यूरॉन क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब भाई न्यूरॉन ने इम्पल्स ट्रांसमिट कर दिया, इतना बड़ा काम किया, इसका उन्हें थक गया, तो इस स्टेज के अंदर कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगा। नो इम्पल्स ट्रांसमिशन इन दिस स्टेज। भाई ये जो पूरा एक्शन पोटेंशियल का काम हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से लेके वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीच करने तक का काम, इसकी वजह से न्यूरॉन थक चुका है। अब ये न्यूरॉन रेस्ट करेगा और इस रेस्टिंग स्टेज को हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा न्यूरॉन के अंदर। और ये किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है, तो जो वापस से न्यूरॉन ट्रांसमिट जो हमने आगे गया है वो वापस बैकवर्ड ट्रांसमिशन ना हो जाए, तो ये बैकवर्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, बैकवर्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है। भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज गया है उस मैसेज को वापस अगले न्यूरॉन से पिछले न्यूरॉन के अंदर नहीं आ पाए, इस चीज़ के लिए प्रिवेंशन के लिए जो ये पीरियड है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। और इसके अंदर न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं करेगा और वापस से जो अपना चार्ज था उसको गेन करेगा, या फिर जो अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको गेन करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को बोल देंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो आज की इस क्लास में हमने बात की थी न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में। जो आगे आने वाली क्लास है या नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो उसके अंदर हम बात करेंगे न्यूरोग्लियास की। न्यूरोग्लियास कौन, तो वही न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स। अब न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, कितने होते हैं, उनके टाइप्स का डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर वोकेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।